ये अपनी नॉर्मल फिजिक्स और केमिस्ट्री टाइप की फाइल है। हाँ, तो आप लोग इसको परचेस करेंगे इसको परचेस करेंगे और जो पेजेस होना चाहिए इसके अंदर, द पेजेस शुड बी अप्रोक्सीमेटली 160 टू 180, मतलब 200 पेज के अप्रोक्स की फाइल आप लोग परचेस कर लेना, 160 से लेके 200 पेजेस तक की। ओके, एक तो ये चीज हो जाएगी। नॉर्मल इस फाइल के अंदर तुम लोग देखोगे कि वी आर हैविंग टू टू सेक्शंस, है ना। पहला तो देखो ये दिस इज अनरूल्ड वन, और ये रूल्ड वाला है जिसके ऊपर लाइन खींची हुई है, दिस इज रूल्ड, दिस इज अनरूल्ड। तो ये फाइल बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। ये वाला जो प्रोसेस है फाइल बनाने वाला, ये सब जगह इसी तरह से फॉलो होगा सारे सब्जेक्ट्स में। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल की फाइल जो बनाना है वो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, ध्यान से सुने। ये वाला जो अनरूल्ड वाला जो पेज है, व्हाइट वाला ब्लैंक वाला जो पेज है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। यस सर। ये वाला Yes, जो sir. ब्लैंक पेज है इसके ऊपर पेन का इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब यू वोंट राइट एनीथिंग विद द पेन। पेन से आप कुछ भी नहीं लिखोगे यहाँ पर, मतलब पूरा जो टोटल इस्तेमाल होगा दैट विल बी ऑफ पेंसिल। तो ये वाले जो पेज के ऊपर आप लोग सर्किट डायग्राम, ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, सर्किट डायग्राम, ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन और ग्राफ इसके ऊपर बनेगा पेंसिल से। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, सर्किट डायग्राम, ऑब्जर्वेशन टेबल और कैलकुलेशन। अब देखो सर्किट डायग्राम अपन ऑब्वियसली डायग्राम तो पेंसिल से ही बनाएंगे, है ना। फिर भी क्यों बनाएंगे पेंसिल से, क्योंकि हो सकता है कभी कभी सर्किट डायग्राम बनाने में आप लोग कुछ मिस्टेक कर दो, वायर्स कनेक्शन करने में, मतलब प्रॉपर्ली वायर्स कनेक्शन ना हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रेशर कॉइल है या फिर अपनी करंट कॉइल है, तो प्रेशर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अपने ज्यादा बना दिए, उसको इंडक्टर की तरह बिहेव करवा दिया, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो वो चेक होगा, है ना। मैं बताऊंगा तुम लोगों को कैसे सही बनाना है, बाकी तो वैसे तो सही बनाओगे तुम लोग, है ना, डायग्राम मतलब लैब मैनुअल में से देख के। बट देन टू अगर गड़बड़ हो जाती है तो वो पेंसिल से बना के उसको रब करा जा सकता है। अगर पेन से आप यूज करोगे तो पेन से रब नहीं कर पाओगे। तो सर्किट डायग्राम, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल इज अ टेबल इन विच व्हेन वी विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, तो उसकी जो रीडिंग्स आएंगी दैट वी विल राइट इन दैट ऑब्जर्वेशन टेबल। उसकी जो रीडिंग्स रहेगी ऑब्जर्वेशन टेबल में अपन को लिखना रहेगा। बात आ रही समझ में? तो हो सकता है कि परफॉर्म करते टाइम, मतलब जब आप लोग परफॉर्म करोगे, है ना, जब मैं करवाऊंगा आप लोगों से परफॉर्म, तो परफॉर्म करते टाइम हो सकता है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो गलत है ना, अकॉर्डिंग टू दी आउटपुट, मतलब ऑब्जर्वेशन गलत हो रही है। हो सकता है ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल ले लो, केसीएल केवीएल का एग्जांपल ले लो, सम ऑफ ऑल इनकमिंग वोल्टेज इज इक्वल टू आउटगोइंग वोल्टेज। अब इनकमिंग में अपन ने दिया है 20 वोल्ट और आउटगोइंग में अपन को मिल रहा है 21। तो ऐसा तो कहीं पॉसिबल ही नहीं कि भाई आप कम दे रहे हो और ज्यादा मिल जाए, आपको लॉसेस रहेंगे बीच में, तो जितना देना है उतना भी नहीं मिल सकता है, उससे भी थोड़ा बहुत कम मिलेगा अपन को, लॉसेस रहेंगे। तो वो क्या होता है कि कभी कभी रीडिंग लेने में, मतलब जो अपन क्या बोलते हैं उसको, स्केल को रीड करने में कभी कभी इशू हो जाता है ना, ह्यूमन एरर आ जाता है, तो फिर अपन रीडिंग लेने में दिक्कत होती है, गलत रीडिंग अपन नोट कर लेते हैं, तो वो भी अपन को पेंसिल से लिखना है। पेंसिल से लिखेंगे तो वो भी रब करी जा सकती है, राइट। अब रीडिंग गलत होगी तो कैलकुलेशन भी कभी गलत हो सकती है, अगर रीडिंग सही है तो कैलकुलेशन कभी गलत हो सकती है। तो कैलकुलेशन ऑल्सो, कि भाई गलत फॉर्मूला लिख दिया है ना, करंट की जगह वोल्टेज ले लिया है, या फिर आपको कुछ और निकालना था कुछ और ही निकाल दिया है ना, इम्पीडेंस निकालना था आपने वहां पे जाके इंडक्टेंस निकाल रहे हो, एडमिटेंस निकाल, रेजिस्टिविटी निकाल दी, तो वो गलत हो जाएगा, तो वो कैलकुलेशन भी रब कर सकते हैं। तो सर्किट डायग्राम, ऑब्जर्वेशन टेबल और कैलकुलेशन इस ब्लैंक वाले पेज पे, मतलब ये अनरूल्ड वाले पेज पे ही लिखना है, और वो भी पेंसिल से। पेन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, हेडिंग डालने के लिए भी नहीं, लाइन खींचने के लिए भी नहीं, किसी भी चीज के लिए नहीं। बात आ गई समझ में? यस सर। ओके, तो ये तो इसकी कहानी हो गई। अब ये जो रूल्ड वाला पेज है जिसपे लाइन खींची हुई है, ये जो स्केल्ड वाला जो पेज है, इसके ऊपर पूरा पेन का इस्तेमाल होगा, है ना। इधर पेंसिल का कोई इस्तेमाल नहीं करना है। पेन भी अपन दो कलर के यूज कर सकते हैं, मतलब ब्लैक और ब्लू। अदरवाइज आप ब्लू से ही पूरा काम कर लें, बिकॉज जो आप फाइनल एग्जाम दोगे उसके अंदर सिर्फ एक ही कलर का पेन अलाउड है, दैट इज ब्लू। ब्लैक पेन अलाउड नहीं है। तो अपन यहाँ से ही राइटिंग की प्रैक्टिस चालू कर दें कि मल्टी कलर तो यूज ही ना करें, अपन एक से ब्लू पेन का इस्तेमाल करें और सारा काम अच्छे से ढंग से करते चलें। तो सिंगल कलर पेन इस्तेमाल करना है, वो भी ब्लू कलर का। ब्लैक कर सकते हो, बहुत ज्यादा ही मन कर रहा है कि भाई हेडिंग डालना है हमको तो ब्लैक से डाल दें हम, तो चलो ठीक है डाल देना।
है ना। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, एम जैसे फॉर टू वेरीफाई। अब देखो अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं केवीएल केसीएल का, ट्रांसफार्मर का, ट्यूबलाइट का, है ना। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख लेना है कि ट्यूबलाइट, एम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ट्यूबलाइट, ऐसा नहीं लिखना है। अपन को पूरा एम लिखना रहेगा उसके अंदर। टू कैलकुलेट दी पावर फैक्टर, मिनिमम पावर फैक्टर ऑफ ए ट्यूबलाइट, है ना, या टू परफॉर्म दी एक्सपेरिमेंट, टू कैलकुलेट दी नो लोड पैरामीटर्स ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, इस तरह से अपन को पूरा पूरा नाम लिखना है, ऐसा नहीं कि ट्रांसफार्मर का टेस्ट है ट्रांसफार्मर का, तो एम पूरा लिखेंगे। तो सबसे पहले एम हो जाएगा, देन उसके बाद हो जाएगा एप्रेटिस रिक्वायर्ड, ओके, थ्योरी हो जाएगी, प्रोसीजर हो जाएगा, एम, एप्रेटिस रिक्वायर्ड, थ्योरी, प्रोसीजर, ये सारी चीजें आपको लिखना रहेगी। और लास्ट वाला जो सेक्शन रहेगा, लास्ट वाले सेक्शन में लिखना है अपन को रिजल्ट। रिजल्ट कहाँ से आएगा, जो अपन इधर कैलकुलेशंस करेंगे ना, उसका रिजल्ट अपन उधर डालेंगे। ये बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब ये वाली कॉपी खरीदेंगे आप लोग, अभी जब तक ऑनलाइन चल रहा है जब तक, है ना, एक ही कॉपी खरीदेंगे, ये वाली, ये जो मेरे हाथ में है अभी, प्रैक्टिकल फाइल, जब तक ऑनलाइन चल रहा है जब तक। अब जैसे ही ऑफलाइन चालू हो जाता है तो आपको 2 फाइल खरीदनी पड़ेगी। एक 5 रुपए वाली जो कॉपी आती है, जो छोटी कॉपी आती है 5 रुपए वाली, यस सर। है ना, डायरी टाइप की एक छोटी कॉपी आती है 5 रुपए की, ज्यादा पेज नहीं होते उसमें, 10-15 पेज रहते हैं, 20 पेज होते होंगे, है ना, पतली सी आती है, वो कैलकुलेशन कॉपी होती है। बेसिकली ये वाली फाइल्स जो है अपन लोग यहाँ पर कंप्लीट नहीं करते हैं, कॉलेज में कंप्लीट नहीं करते हैं अपन लोग। राइटिंग वर्क अपन कर लेते हैं कॉलेज में कंप्लीट, है ना, जैसे 2 घंटे की लैब होती है, तो 1 घंटा अपन परफॉर्म करेंगे, 1 घंटे में अपन लोग कैलकुलेशन और आउटपुट वगैरह, ग्राफ वगैरह बनाएंगे, है ना। तो 1 घंटा उसमें लग जाता है। अगर फिर भी टाइम बचता है तो देन विल डू द राइटिंग वर्क हियर इन कॉलेज। अदरवाइज वो जो कैलकुलेशन वाली जो कॉपी आपकी रहेगी, उस कॉपी के अंदर आपको एम लिखना है, सर्किट डायग्राम बनाना है, एम, सर्किट डायग्राम एंड रीडिंग्स एंड कैलकुलेशन, उसमें करके हाथों हाथ क्लास में आप अगर चेक करवा लोगे, आप जो ऑन गोइंग लैब रहेगी, है ना, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ऑन गोइंग लैब के अंदर आप कैलकुलेशन, सर्किट डायग्राम और क्या रीडिंग्स अगर आप चेक करवा लेते हो, है ना, तो अगर जैसे कोई भी फैकल्टी रहे या लैब लैब इंचार्ज रहे, मतलब जैसे मैं फैकल्टी रहूंगा या लैब असिस्टेंट अपने पास रहेंगे, अगर उन्होंने बोल दिया कि ओके भाई रीडिंग सही है ना, तुम्हारी कैलकुलेशन भी सही है, तो तुम घर जाके इसको रफ फेयर वर्क कर सकते हो। वो जो बेसिकली जो कैलकुलेशन वाली कॉपी रहेगी, दैट विल बी रफ कॉपी, ओके, ऐसा। यस ठीक, तो एक एक्सपेरिमेंट जैसे आज अगर अपन करते हैं, है ना, आज मैं तुम लोगों को लैब विजिट करवाऊंगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में तुम लोगों को बताऊंगा। अभी लैब विजिट करेंगे अपन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अपन लोग देखेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो जाएगा सभी लोगों का आज, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो जाएगा, यही बैच नंबर 2 का। तो आज शाम को कॉपी खरीद लेंगे, आज खरीद लेंगे, कल खरीद लेंगे, तो उसको आपको लिखना रहेगा अगले 7, जो अगले अगले हफ्ते आपका जो बैच आएगा उससे पहले फाइल कंप्लीट होनी चाहिए। 7 दिन मोर देन इनफ होते हैं, 7 days आर मोर देन इनफ टू कंप्लीट 1 लैब एक्सपेरिमेंट राइटिंग वर्क। ठीक है, अगर कॉलेज आते हो, कॉलेज चालू हो जाता है, तो परफॉर्म तो मैं करवाऊंगा, है ना, परफॉर्मेंस यहाँ पे अपन करेंगे, नहीं होता तो मैं तुम लोगों को करके बताऊंगा, उस हिसाब से फिर आप लोग रीडिंग्स और ऑब्जर्वेशन लेके फाइल जरूर कंप्लीट करेंगे। गॉट इट? यस सर। फाइल बनाने का तरीका समझ यस में आ सर। गया? ऑल्सो अपन ने ये वाला जो सेशन है इसको रिकॉर्ड किया है ना, यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा इसको, और क्या बोलते हैं अपन, उस पर डाल दूंगा मैं, इलेक्ट्रिकल वालों की जो इंस्टाग्राम की लिंक है ना, या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मैं डाल दूंगा, और बाकी रोल पे भी डालेंगे। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वापस इसमें आप देख लेना वीडियो में। ठीक, और कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो ठीक सर। है, ठीक। तो अभी तो यहाँ पे मैं वीडियो बंद करके मोबाइल से ऑनलाइन आ जाता हूँ, और मोबाइल से ऑनलाइन आने के बाद मोबाइल के बैक कैमरे से फिर मैं आप लोगों को लैब विजिट और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो अपना है, दैट इज कौन सा बताया था मैंने अभी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी देना। ओके, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है ना, है ना, और रिकॉर्डिंग भी अपनी चालू है ना, देखना जरा रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं। यस सर। चालू है सर। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं लैब में जा रहा हूँ साइड में।
तो दिस इज अवर बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब। बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब ये तुम्हारे सब्जेक्ट का जो नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, ये उसकी लैब है। ये सारी वर्क बेंचेस हैं है ना, जिसके ऊपर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं है ना, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स अंदर हैं। तो वो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स अपने आते जाएंगे वैसे वैसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपन लोग बाहर निकाल के उस पर परफॉर्म करते रहेंगे। ठीक, ये डिफरेंट वर्क बेंचेस हैं जिससे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करवाते हैं। स्टूडेंट्स खुद आके यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग हेल्प करते हैं उसमें, राइट। नहीं होता तो सिर्फ पूरा परफॉर्म करके दिखाते हैं। वीडियो क्लियर है? यस सर। ओके। तो आप लोग जब भी कॉलेज आओगे है ना, तो अभी इसी सेशन में अगर कॉलेज आ जाते हो तो खुद से आके परफॉर्म करना है ही सारे एक्सपेरिमेंट। ठीक, चलो ये बता देता हूँ मैं तुम लोगों को। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दिख रहा है क्लियर? लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट Yes, दिख रहा है sir. क्लियर? देख रहे हैं सर। यस ओके सर। यस है ना, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ पर आठ एक्सपेरिमेंट है। वी आर हैविंग 8 टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हियर है ना। ये चारों ये 8 एक्सपेरिमेंट, इसमें जो 7 एक्सपेरिमेंट है 1 से लेकर 7 तक, ये सारे परफॉर्म करवाने वाले हैं। 8वां एक्सपेरिमेंट आप देखो, टू स्टडी डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस और ट्रांसफार्मर। ये वाला जो है 8वां वाला, ये स्टडी वाला है, सिर्फ इसका स्टडी करना होता है। ठीक है, तो देखो पहला एक्सपेरिमेंट देखो अपना, स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये तो मैं तुम लोगों को अभी भी बता दूंगा कि क्या होते हैं अलग अलग टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल वोल्टेज को मेजर करने वाला डिवाइस, वोल्ट मीटर सर। वोल्टमीटर, राइट। ओके है ना। तो वोल्टमीटर अभी आपको दिखाएंगे कैसा दिखता है, एनालॉग वोल्टमीटर कैसा दिखता है। ठीक है, फिर करंट मेजरिंग करने वाला डिवाइस हो गया अपना, एमीटर हो गया। फिर वॉट मीटर क्या होता है, दैट वॉट मीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, मशीन्स क्या है, ट्यूबलाइट। यहाँ पे ट्रांसफार्मर कौन कौन से हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है यहाँ पर, और कौन कौन से टाइप की चीजें रखी हुई है ना, डीसी सप्लाई है, जो भी नाम है तुम लोगों को बोल रहा हूँ है ना। ये सारी चीजें मैं तुम लोगों को अभी एक एक करके दिखाऊंगा ना। ये दिस आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो ये अपना भी पहला वाला एक्सपेरिमेंट हो जाएगा अभी आज। सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, टू वेरीफाई केवीएल एंड केसीएल। यस सर। क्लियर दिख रहा है क्या तुम लोगों को? नो सर। नो सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। टू वेरीफाई केवीएल एंड केसीएल। सो व्हाट डू यू मीन बाय केवीएल केसीएल? किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ। यस सर। ठीक, तो ये अपन ने पढ़ा है, सम ऑफ ऑल इनकमिंग वोल्टेज इज इक्वल टू आउटगोइंग वोल्टेज, और एक नोड के ऊपर भाई जितना करंट आ रहा है उसके बाद वहां से जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसी के बराबर रहेगा एट ए जंक्शन। ध्यान आ रहा है? केवीएल केसीएल का स्टेटमेंट ध्यान आ रहा होगा। अब उसी स्टेटमेंट को अपन लोग, हाँ, इसी स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे कि भाई जितना वोल्टेज दे रहे हैं अपन है ना, या जितना करंट दे रहे हैं, तो वो अलग अलग नोड्स के ऊपर करंट जाके डिवाइड हो रहा है। जैसे I1 करंट दिया अपन ने, I2 I3 I4 I5 के फॉर्म में वो डिवाइड हो गया, आगे जाके वो उसके अंदर और नोट्स लग गई, तो वो टोटल I के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? यही बोल रहे हैं किरचॉफ लॉ। तो इसको प्रूफ करना रहेगा अपन को। मैं बाकायदा आप लोगों को प्रूफ करके बताऊंगा, या मतलब अपन लोग करेंगे यहाँ पर साथ में, कि जो किरचॉफ का जो स्टेटमेंट है वो सही है कि गलत है ना। तो उसको वेरीफाई करना रहेगा अपन को, वेरीफाई करेंगे स्टेटमेंट सही है कि गलत है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 देखो, टू वेरीफाई वोल्टेज रिलेशनशिप फॉर आरएलसी सीरीज सर्किट एंड ड्रॉ द फेजर डायग्राम। तो अपना देखो पैसिव एलिमेंट्स तुम अपन ने कल किया था क्लास के अंदर है ना। तो पैसिव एलिमेंट्स हो गए अपने कौन से, आर, एल और सी, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। यस सर। ठीक है, अब इन तीनों को अपन ने सीरीज में लगाया और एक सर्किट बनाया। सीरीज में लगाने के बाद अपन ने एक सर्किट बनाया। ओके, अब उसके बाद अपन वहां पर वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप निकालेंगे, और उसके बाद जो भी अपना वैल्यू आएगी है ना, जो भी रिजल्ट आएगा उसकी हेल्प से वी विल ड्रॉ दी फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम फॉर दैट, फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम बनाने के बाद अपन उस जो जितना भी फेज एंगल आएगा अपना है ना, उसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर, और फिर पता चलेगा कि भाई वो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में लाई कर रहा है, थर्ड में लाई कर रहा है, या फोर्थ में लाई कर रहा है। जो भी क्वाड्रेंट में अपना जो फेजर एंगल फाई जो है वो लाई करेगा, तो उससे अपन को जो भी अपन सर्किट डिजाइन करेंगे, आरएलसी सीरीज सर्किट जो डिजाइन करेंगे है ना, तो उससे अपन को नेचर ऑफ द सर्किट पता चलेगा।
नेचर ऑफ द सर्किट पता चलेगा, मतलब द नेचर ऑफ द सर्किट शुड बी कैपेसिटिव, इंडक्टिव और रेजिस्टिव। तो वो डिपेंड करेगा फेजर एंगल फाई के ऊपर। बात आ रही समझ में? ये पढ़ा होगा तुमने कि भाई जो करंट लीड करता है या फिर करंट लैग करता है Yes, sir. वोल्टेज से, Yes, sir. Yes, sir. जब Yes, सेम sir. फेज, हाँ जब सेम फेज में रहते तो रेजिस्टिव रहता है। अच्छा लीड करता है तब क्या होता है? करंट जब लीड करता है तब क्या होता है? सत्यन तुम्हारा माइक गड़बड़ हो रहा है यार। आशी आशी माइक तुम्हारा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। डिस्टरबेंस हो रहा है, मतलब आप चालू कर रहे हो ना तो आप कुछ बोल रहे हो तो आवाज नहीं आ रही है। एक बार माइक बंद करके चालू करो। हाँ तो मैं पूछ रहा था, चलो जाने दो, समझ में नहीं आ रहा लगता। करंट जब करंट लीड करता है वोल्टेज से तो क्या रहता है सर्किट का नेचर? कैपेसिटिव। कैपेसिटिव। और लैग करता है तो इंडक्टिव। यस सर। एकदम श्योर है अपन सब? यस सर। ठीक है ना? तो अब भाई अब ये तो अपन ने लीडिंग और लैगिंग पोजीशन तो निकाल ली उसकी, है ना? तो एक्चुअल में वो कैसे होगा, मतलब एक्चुअल में मतलब वाया एक्सपेरिमेंट, इसको अपन लोग प्रूफ करेंगे कि भाई हाँ सही बात है, ये ऐसे ही होता है, राइट। इसके बाद 4th नंबर वाला एक्सपेरिमेंट देखो आप। टू मेजर द पावर फैक्टर ऑफ ए ट्यूबलाइट सिंगल फेज एसी। टू मेजर द पावर फैक्टर ऑफ ए ट्यूबलाइट सिंगल फेज एसी। तो व्हाट डू यू मीन बाय पावर फैक्टर? व्हाट डू यू मीन बाय पावर फैक्टर? कॉस फाई सुना है? Sir, हाँ Yes. कॉस फाई सुना होगा ना? हाँ तो अब देखो ट्यूबलाइट का अपन को पावर फैक्टर निकालना है। टू मेजर द पावर फैक्टर ऑफ ए ट्यूबलाइट सिंगल फेज एसी सर्किट, 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट एसी सप्लाई। ratio तो of अपन का, current bar. हाँ तो अब यार देखो वी आई कॉस फाई होता है ना, वी पी इजिकल टू वी आई कॉस फाई, पी अपॉन वी आई इजिकल टू कॉस फाई, है ना, एक्टिव पावर अपॉन वी इंटू आई। अब वो आएगा तुम लोग को आगे में क्लासेस में बताऊंगा, है ना, जब सिंगल फेज एसी चालू होगा तो अपन उसको डीप में पढ़ेंगे कि व्हाट इज पावर फैक्टर। अच्छा लंबा बड़ा लेक्चर रहेगा उसके ऊपर। तो अब देखो ट्यूबलाइट के अंदर अपन को पावर भी निकालना रहेगा। पावर निकालने वाला, पावर मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है? वॉट मीटर। वॉट मीटर। ओके, सो हाउ वी आर गोना मेजर पावर विद अ वॉट मीटर, तो वो भी अपन देखेंगे भाई यहाँ पर इस लैब के अंदर, ठीक। उसके बाद देखो टू डिटरमाइन इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए चोक कॉइल। तो ये चोक अपना वही चोक है जो ट्यूबलाइट वाला चोक है, ये वही चोक है ना। तो इसका इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, अपन चाहे तो इम्पिडेंस भी निकाल सकते हैं, अपन चाहे तो एक्टिव पावर भी निकाल सकते हैं, रिएक्टिव पावर भी निकाल सकते हैं। इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, इम्पिडेंस तो निकालना ही निकालना है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट में वेरिएशंस हो जाते हैं हमेशा जब हम लोग फिजिकली करते हैं। तो अच्छा लगेगा तुम लोगों को जब करोगे ना, खुद से करोगे, जब वायर्स वगैरह कनेक्ट करोगे, है ना, कैसे करना है, कैसे कनेक्शन करना है। 6 नंबर वाला एक्सपेरिमेंट देखो, 6 और 7 नंबर वाला एक्सपेरिमेंट, है ना। नो लोड पैरामीटर्स निकालने हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, नो लोड पैरामीटर्स और फुल लोड पैरामीटर्स, या लॉसेस बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ये वाला जो टेस्ट है ये अपन लोग ट्रांसफार्मर के ऊपर करते हैं। ट्रांसफार्मर सुना है? हाँ sir. ट्रांसफार्मर तो सुना होगा तुम लोगों ने, है ना। तो जो ट्रांसफार्मर है, यार विशाल तुम एक बार है ना लीव करके वापस से ज्वाइन करो और फिर माइक चालू करके बोलना। ट्रांसफार्मर देखो क्या होता है, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है ट्रांसफार्मर। Yes sir. बताओ जल्दी। ओके, और क्या पता है ट्रांसफार्मर के बारे में? थोड़ा So थोड़ा दो बस, एकदम type के बेसिक। होते हैं, step up और step down. वो उसकी एप्लीकेशन हो गई ट्रांसफार्मर की, वो ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन हो गई, है ना। मैं देखो अब ट्रांसफार्मर के पास लेके जाता हूँ तुम लोगों को मैं। सी दिस इज ए ट्रांसफार्मर, दिख रहा है? Yes, sir. हाँ है ना। अभी तो ये थोड़ा बॉक्स टाइप का दिख रहा होगा थोड़ा सा, और अगर अपन अंदर में मोबाइल करने की कोशिश करूँ
तो ये जो दो कॉपर के जो वायर्स जा रहे हैं अंदर की तरफ, है ना, वो उसकी वाइंडिंग्स की तरफ जा रहे हैं, वाइंडिंग्स की तरफ। अभी आपको क्लियर दिखेगा नहीं ऐसे, ओके वाइंडिंग्स की तरफ जा रहे हैं। और ये जो पूरा जो आजू बाजू का जो बॉक्स बना हुआ, ये कोर है इसका, ये कोर है। और ये कोर के नीचे अंदर एक छोटा सा बॉक्स टाइप का दिख रहा है, ये वाइंडिंग्स हैं इसकी। ओके सर। एक मिनट में देखता हूँ, है ना, फ्लैश लाइट अगर चालू हो जाती है तो। नहीं, फ्लैश लाइट इसमें चालू नहीं हो रही, फिर भी अगर नहीं हो रहा, जाने दो। ठीक है, तो ये वाला जो ट्रांसफॉर्मर है, ये सिंगल फेस एसी ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली एसी पे ही काम करता है, डीसी नहीं होता है। सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर है, इसकी कैपेसिटी है 230 वोल्ट। और जो इसका जो करंट है वो अपन को निकालना रहता है कि करंट निकालना रहेगा इसका कितना है। बट इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी देखो आप कितना लिखा है, 1 kVA, 1 किलो वोल्ट एम्पियर। ट्रांसफॉर्मर की यूनिट जो रहेगी वो हमेशा वोल्ट एम्पियर में होती है। ट्रांसफॉर्मर की जो यूनिट है हमेशा वोल्ट एम्पियर में होती है। और इसकी जो कैपेसिटी है 1K, मतलब 1000 वोल्ट एम्पियर। वोल्टेज देखो आप इसका, प्राइमरी साइड पे और सेकेंडरी साइड पे दोनों पे बराबर बराबर वोल्टेज है, 230। मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मर है, दिस ट्रांसफॉर्मर इज आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी साइड एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी साइड, इस जो इस ट्रांसफॉर्मर में बराबर है। ओके सर। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी साइड एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी साइड, मतलब जो वाइंडिंग्स की जो साइड है वो बराबर है। मतलब आप कोई सा भी साइड प्राइमरी ले सकते हो इसमें, है ना। ये वाला ले लें प्राइमरी, या ये वाला ले लें, या ये वाला सेकेंडरी ले लें, ये वाला सेकेंडरी ले लें, कोई सा भी सेकेंडरी अपन प्राइमरी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मर के ऊपर हम लोग टेस्ट करते हैं कौन कौन से, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ओपन सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर कब करते हैं और उसके अंदर कौन से लॉसेस निकालते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर में, हाँ बताओ जल्दी। सर 4-5 तरीके के लॉसेस पड़े थे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर में जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो कौन से लॉस को निकालने के लिए काम आता है? सर हिस्टैरिसीस लॉस है क्या? हिस्टैरिसीस ऐसे नहीं बोले यार, है ना, ऐसे नहीं बोले। एकदम अगर कॉन्फिडेंट है तो बताए, नहीं तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, मैं बताता हूँ, कोई इशू नहीं उसमें। देखो भाई, ट्रांसफॉर्मर जो है ना, उसका कंस्ट्रक्शन देखो आप ट्रांसफॉर्मर का, कि उसके कंस्ट्रक्शन में क्या है। एक तो वाइंडिंग है उसके अंदर, है ना, और एक कोर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दो चीजें जो है वो है वाइंडिंग और कोर। फ्रंट कैमरा चालू करते हैं। हाँ, ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन में जो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है वो हो गई इसकी एक वाइंडिंग और एक कोर, है ना। बाकी और भी चीजें हैं उसके अंदर। तो जो टेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर है वो कैसे, कौन कौन से टेस्ट हैं यहाँ पर, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब देखो, ये तो पता होगा ना तुम लोगों को कि जो वाइंडिंग्स हैं वो किस मटेरियल की बनी हुई होती है? वाइंडिंग जो है कॉपर एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखो, किसी भी चीज को शॉर्ट करना, जैसे अपन एक वायर लेते हैं, है ना, जैसे मैंने ये एक वायर लिया, है ना, इस वायर को अगर मैं शॉर्ट कर देता हूँ, अभी ये ओपन है, वायर ओपन है, वीडियो दिख रहा है ना क्लियर? यस सर। है ना, वायर ओपन Yes, है। sir. अगर इसको मैं, हाँ सर। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, ये शॉर्ट कर दिया मैंने वायर को। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहाँ पे कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट है या कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज है? मैक्सिमम करंट। ओके, अब करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस, राइट? यस सर। तो अगर करंट का मतलब इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना, और अपन इसको शॉर्ट कर रहे हैं, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर अगर अपन लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई सा करंट के कारण कोई सा लॉस हो रहा होगा। बात आ रही समझ में, है ना? अब करंट के कारण कोई सा लॉस हो रहा है, और करंट का मतलब है इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस वो ट्रांसफॉर्मर में कहाँ फ्लो करेगी? जहाँ पर उसको कंडक्टिंग मीडियम मिलेगा, वही कंडक्टर टाइप की चीजें मिलेंगी। तो कॉपर अपना कंडक्टर हुआ,
यस सर। है ना है ना। अब अभी मैंने पूछा था कि वाइंडिंग्स किस चीज की बनी हुई होती है? कॉपर लॉस की। कॉपर है ना। हाँ ठीक है, कॉपर लॉस अपन निकालेंगे उसके अंदर, है ना। तो मतलब वाइंडिंग्स के अंदर कोई सा जो लॉस होगा, है ना, वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट उसको कैलकुलेट कर देगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट, और करंट कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है भाई? वाइंडिंग्स के अंदर। ये मैं थोड़ा आसान शब्दों में बता रहा हूँ तुम लोगों को, है ना। करंट जो है वो वाइंडिंग्स के अंदर ट्रैवल कर रहा है, राइट। अब वाइंडिंग्स बनी है अपनी कॉपर की। कॉपर की, है ना। तो जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उसके अंदर अपन लोग कॉपर लॉसेस को फाइंड आउट करते हैं। बता भी समझ में? यस सर। ठीक है। अब उसी तरह से इसको मैं ओपन कर देता हूँ, है ना। तो इसको अगर मैंने ओपन कर दिया तो ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट हुई कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज हुआ? मैक्सिमम वोल्टेज। वोल्टेज। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज। ओके, वेरी गुड, है ना। अब बस अपन इसी में थोड़ा सा रिवर्स पे चलते हैं अपन लोग, है ना। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज। अब मेरे को ये बताओ, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं यस सर। उनका क्या मतलब होता है? वोल्टेज। वोल्टेज। वोल्टेज, है ना। अपन मान सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो वोल्टेज है। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज, है ना, यानी कि भाई जो वोल्टेज के कारण लॉस हो रहा होगा वो वहां हो रहा होगा जहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ट्रेवल कर रही हैं, यस सर। है ना। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स क्लोज। है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। ध्यान आ रहा है? फ्लक्स लीकेज। ठीक है। तो वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल लॉसेस और मैग्नेटिक लॉसेस से रिलेशन है उसका, ठीक है। अभी जो अपना मैग्नेटिक वाला यूनिट जो आएगा ना तुम लोगों का, उसमें वो थोड़ा सा ब्रीफ हो जाएगा, पर बाकी अभी इतना समझ लो कि जो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज है, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जहां पर ट्रैवल कर रही है, मतलब वोल्टेज वाला जहां पर पार्ट है, तो वोल्टेज वाला पार्ट कहां पर हो गया भाई अपना? जहां पर फ्लक्स कट हो रहा होगा, है ना। अब फ्लक्स कहां पर कट हो रहा है भाई? हमेशा जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो कोर के अंदर ट्रेवल करती हैं, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है ना वहां पर ट्रेवल करती है। यस अब सर। तो ये बताओ कि जो कोर है ट्रांसफार्मर का वो किस मटेरियल का बना है? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन, है ना। और चलो ठीक है ना, ट्रांसफार्मर वाली यूनिट आएगी जब वो अच्छे से, तो आयरन का बना हुआ है, ओके। ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो आयरन का बना हुआ है। अब आयरन का बना है भाई, आयरन के कोर के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स ट्रेवल कर रही है, कट हो रहा है, राइट। मतलब कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज हो गई, नेग्लिजिबल करंट हो गया वहां पर। जीरो नहीं बोल रहे हैं करंट को, नेग्लिजिबल एकदम कम हो रहा है, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट के अंदर भी वोल्टेज जीरो नहीं हो रहा है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट है शॉर्ट सर्किट के अंदर, बट जो वोल्टेज है दैट इज नेग्लिजिबल, जीरो नहीं हो रहा है। तो भाई कोर के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, है ना, इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स, राइट। तो मतलब उसके अंदर कोई सा मैग्नेटिक लॉस हो रहा है, मैग्नेटिक लॉस दैट इज इक्वल टू, या उसको अपन कलेक्टिवली बोल सकते हैं दैट इज आयरन लॉस, है ना, बिकॉज कोर इज मेड अप ऑफ आयरन। तो ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर अपन लोग आयरन लॉसेस निकालते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर अपन लोग कॉपर लॉसेस निकालते हैं। बात आ गई समझ में? यस सर। Sir, is it related to eddy current or something like that? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। देखो जो ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस हैं वो दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिकल लॉस और मैग्नेटिक लॉस। तो इलेक्ट्रिकल लॉस जो हो गया अपना वो हो गया कॉपर लॉस, और जो मैग्नेटिक लॉस हो गया वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। ये थोड़ा सा डीप हो जाता है, ब्रीफ हो जाता है, तो मैं सोच रहा था कि जब अपना ये ट्रांसफार्मर वाला यूनिट आएगा तो उसमें अपन लोग इसको ब्रीफली कवर करेंगे। अभी ऊपर ऊपर अपन को पता चल जाए थोड़ा सा लैब पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट लैब पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अपन लोग अगर ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर कॉपर लॉसेस निकालते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर अपन लोग आयरन लॉस निकालते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, इसको अंदर रख देता हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गया, ट्रांसफार्मर के बारे में बात होगी। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं अपन लोग? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, है ना। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी साइड एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी साइड आर इक्वल। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये देखो, अब एक और चीज सुन लो मेरी, है ना तुम लोग। अभी मैंने तुमको ट्रांसफार्मर बताया, अभी ट्रांसफार्मर बताया ना, लिखते चल रहे हो कि नहीं लिखते चल रहे हो साथ में चीजें? फाइल बनानी है, फाइल बनानी है, फाइल बनाने का तरीका बताया ना मैंने। फाइल कंप्लीट होनी चाहिए सभी लोगों की, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट के पॉइंट रहेंगे भैया ना। 10 एक्सपेरिमेंट है
तो 10-10 नंबर के पॉइंट रहेंगे, 100 नंबर पासिंग, 100 नंबर हो जाएंगे तो 50 नंबर पासिंग रहेंगे उसके अंदर फाइल के लिए भी। तो ये भी बात याद रखें प्लीज, फाइल बनाते चलना है ना। अभी ट्रांसफॉर्मर बता दिया मैंने तुम लोग को, सबसे पहले तो मैंने लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट बताया था, तो रिकॉर्डिंग में जाके देखना लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है। ट्रांसफॉर्मर बताया तो ट्रांसफॉर्मर देखना रिकॉर्डिंग के अंदर, ठीक। अब उसके बाद मैं बताता हूँ तुमको ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ये वाला जो डिवाइस है दिस इज कॉल्ड एज ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो व्हाट डू मीन बाय ऑटो ट्रांसफॉर्मर? बताइए। ये देखो इसके अंदर दो नॉब्स रहेंगी अपनी प्लस माइनस वाली, है ना, और एक ये एक व्हील टाइप का एक नॉब है ये, है ना, जो कि रोटेट कर रहा है ना। इसमें रेंज देखो आप 0 से लेके 270 तक है। सिंगल वाइंडिंग रहेगी सर इसमें? सिंगल वाइंडिंग रहेगी इसके अंदर, राइट। और बताइए। अभी तुम लोगों में से कोई हॉस्टल में तो नहीं बैठा हुआ, कोई ऑनलाइन अटेंड कर रहा है क्लास? नो सर। अगर कोई हॉस्टल में तो भाई आ जाओ यहाँ पर कॉलेज में ना, मेरे पास लैब में। चलो ठीक है। सो दिस इज ऑटो ट्रांसफॉर्मर, है ना। तो एक नंबर 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा अपना भी यहाँ, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर इसे सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर और दैट कैन बी यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ये देखो आप, इसको मैं इस नॉब को मैं टर्न करता हूँ, है ना, तो अपन इसको वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, है ना, 0 से लेके 230, 270, 250, जो भी अपनी नीड है, 180, 160। ओके, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ऑल्सो ये वेरी कर रहा है ना, वोल्टेज को वेरी कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएक। तो तीनों नाम लिखेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर के, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज रेगुलेटर और वेरिएक। विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर वी कैन adjust the voltage, adjust the level of the voltage according to our need, है ना, या our requirement. Got it? Yes, sir. Okay. ये चीज तुम लोगों ने देखी होगी पहले। ये क्या है भाई? Voltmeter. Voltmeter is an instrument that is used to calculate the voltage. Okay. इसमें देखिए आप, इम्पोर्टेंट है इसकी रेंज। ये देखो 15 वोल्ट, 30 वोल्ट और ये 60 वोल्ट, है ना। तो भाई अगर आपको जैसे अगर कोई मेजरमेंट करना है 20 वोल्ट के ऊपर, आपको लगता है कि उसकी जो कैपेसिटी है वो 20 वोल्ट है, तो वो 20 वोल्ट इस 15 वोल्ट में कभी लाई नहीं करेगा। तो आपको जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है वो 30 वोल्ट या 60 वोल्ट में करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज ये जो आपका जो ये पॉइंटर है ये मूव नहीं करेगा। ये जो पॉइंटर है ये मूव नहीं करेगा, रीडिंग नहीं बताएगा। तो इस बात का पूरा ध्यान रखो सभी लोग, जब भी प्रैक्टिकल करो, एक्सपेरिमेंट करो, तो जो आपका स्पेसिफिकेशन है किसका, इंस्ट्रूमेंट का, उसकी रेंज में अपन को काम करना है। अगर ये 10 से 12 वोल्ट होता तो अपन 15 लगा लेते। अच्छा 15 वाला, ये जो 15 वाला स्केल है यहाँ पर आप देखो 15, 30 और 60, तो ये 15 वाला अपन स्केल पढ़ सकते हैं नीचे वाला। ओके, 30 पे कनेक्ट करेंगे तो 30 और ये 60। तो ये तो एक हो गया रेंज का कॉलम, है ना। एक एंड जो होगा वो रेंज का हो जाएगा। जो दूसरा एंड है ना, बिकॉज करंट जो है भाई वो तो क्लोज लूप में ट्रेवल करेगा ना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो क्लोज लूप में ही होगा। तो जो कॉमन वाला पॉइंट है, देखो COM लिखा हुआ है, दिख रहा है? यस सर। है ना, तो ये कॉमन वाले टर्मिनल से अपन लोग सेकेंड वाला एंड अपन कनेक्ट करेंगे, ताकि ये जो है ये एक क्लोज लूप बना सके। बात आ रही समझ में? जब क्लोज लूप बनेगा तभी ये पॉइंटर जो है, जो स्केल है, वो मेजर करेगा कि कितने वोल्टेज आ रहा है, राइट। अब देखो जैसे अगर मैं यहाँ पर एक कॉमन यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर एक दूसरा वायर लगा देता हूँ, फिर डायरेक्ट उसको मैं प्लग इन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बताना चाहिए ना वोल्टीमीटर को कि कितना वोल्टेज आ रहा है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है अपन को कभी भी, ठीक है, क्योंकि वो रेंज में लाई नहीं करेगा। ताकि कॉमन टर्मिनल है, कॉमन टर्मिनल वो इसलिए कि वो क्लोज लूप कर देगा। ये हो गया वोल्टीमीटर। उसी तरह से एमीटर, जैसे एमीटर AC एमीटर, है ना, जो वोल्टीमीटर था वो भी AC था अपना, AC वोल्टीमीटर, AC एमीटर। इसमें भी आप देखो इसकी रेंज दी है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, और इसका ये कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट वही क्लोज करने के लिए,
जिस रेंज में अपन को एक्सपेरिमेंट करना है ना, जिस रेंज में अपन को कैलकुलेशंस करना है, उस रेंज को अपन लेके कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्या चीज है? वॉट Watt मीटर। क्या है? watt meter. वॉट मीटर है ना। वॉट मीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट दी Power. पावर। राइट। अब देखो इसके अंदर कितनी सारी नॉब्स हैं। Yes sir. तो देखो पहले वाली जो 3 नॉब्स हैं वो तो अपनी रेंज हो गई 150, 300, 600 है ना। तो ये तो एक ही काम करेगी भाई कि जिस रेंज में अपन को कैलकुलेट करना है पावर को, उस रेंज में अपन लोग कनेक्ट कर देंगे। बेसिकली अपने यहाँ इंडिया के अंदर तो 230 वोल्ट आता है ना, तो बेसिकली हम 300, 600 को यूज करते हैं जनरली। ठीक है ना। अब पीछे देखो आप, इसमें ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया? पहला वाला Common. कॉमन हो गया। तो कॉमन का मतलब तो समझते ही हो तुम लोग, है ना, सर्किट कंप्लीट करने के लिए ये 2 पॉइंट है, एक M लिखा हुआ और एक L लिखा हुआ है। Yes sir. हाँ, तो इनका क्या मतलब है? क्या मतलब रहेगा? नहीं पता। नहीं पता। चलो सी देयर आर 4 टर्मिनल्स इन एनी वॉट मीटर, है ना। 4 टर्मिनल्स इन एनी वॉट मीटर। पहला तो हो गया R, है ना। R मतलब हो गया अपनी रेंज। दूसरा हो गया C, है ना। दो टर्मिनल हो गए R और C। और तीसरा हो गया M और L, है ना। तो M का जो मतलब है दैट इज मेन, MAIN मेन, है ना। और जो L है वो लाइन है। ठीक है। अब ये वाला जो लाइन है ना, L फॉर लाइन, M फॉर मेन, C फॉर कॉमन और R फॉर रेंज, MLC और V। MLC और V। अब ये वाला जो पैनल है इतना, है ना, ये अंदर से करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल से कैलिब्रेटेड है अंदर से। सॉरी। देखो मैं तुम लोगों को ना वॉट मीटर का स्ट्रक्चर बताता हूँ, सर्किट डायग्राम बताता हूँ। अपने पास एक लगा हुआ है, वो दिख रहा है W लगा हुआ तुम लोगों को? अगर ब्लर हो रहा हो तो मेरे को बताना, मैं पास में चले जाऊंगा, Sir दिख रहा. है ना। ऊपर देखो वो थोड़ा सा एक इंडक्टर जैसा एक कॉइल लगा हुआ है और नीचे रजिस्टर जैसा कॉइल लगा हुआ है, Yes sir. हाँ है सर। ना। बेसिकली वो रजिस्टर और इंडक्टर नहीं है। ओके। ऊपर वाला जो कॉइल है और जो नीचे वाला कॉइल है ना, दे आर प्रेशर कॉइल एंड करंट कॉइल। प्रेशर कॉइल एंड करंट कॉइल। Yes sir. करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल की जो कैलिब्रेशन होती है, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल की जो कैलिब्रेशन होती है ना, ऊपर वाला करंट कॉइल है, नीचे वाला प्रेशर कॉइल है। तो करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल की जो कैलिब्रेशन होती है, उसी की कैलिब्रेशन से अपन लोग वॉट मीटर को डिजाइन करते हैं। बिकॉज वॉट मीटर इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। और W इज इक्वल टू वॉट? V इंटू आई। W इज इक्वल टू वॉट? V इंटू आई होता है ना, मतलब वोल्टेज इंटू करंट, मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इंटू electrical lines of forces that will collectively give you the result for electromagnetic lines of forces that is equal to power. Yes sir. Okay, so इन दोनों की कैलिब्रेशन, अब इन दोनों की कैलिब्रेशन में आप देखो कि जो ऊपर करंट कॉइल है अपना, है ना, उसमें अब वो 4 टर्मिनल्स मैंने बताए थे आप लोगों को, एक M हो जाएगा, एक L हो जाएगा, एक C हो जाएगा, एक R हो जाएगा। ठीक है। तो ये चारों जो पॉइंट है ये उसी के हैं, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल के 4 टर्मिनल्स हो गए, मतलब वॉट मीटर के 4 टर्मिनल्स हो गए। और बेसिकली वॉट मीटर क्या करता है? वॉट मीटर जो है वो एक्टिव पावर कैलकुलेट करता है। एक्टिव पावर कल बताया था मैंने, द पावर विच इज एक्टिवली पार्टिसिपेट, नहीं एक्टिव सोर्सेस बताया था मैंने, है ना। एक्टिव पावर वो पावर है जो भाई एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है सर्किट के अंदर। ठीक है। अब वॉट मीटर देखो, इसका पावर फैक्टर कंपनी ने बता के रखा है अपन को 0.2 है। ओके। और ये सिंगल फेज LPF है, लो पावर फैक्टर, सिंगल फेज LPF, लो पावर फैक्टर। ठीक है। इसका आप अभी जो वॉट मीटर के बारे में लिखोगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ये तीसरा चौथा जो भी अपना इंस्ट्रूमेंट है, ये
है ना, तो उसमें इसका पावर फैक्टर cos फाई 0.2 भी लिखना है तुम लोगों को, है ना, एम एल सी और वी के बारे में भी लिखना है, ठीक है। तो ये वॉट मीटर हो गया। अभी कैसे ये एक्टिव पावर बताता है वॉट मीटर, लेकिन अपन को चाहिए होता है टोटल पावर, है ना। अगर अपन ने लोड लगाया है, लोड समझते हैं, लोड समझते हैं, लोड क्या होता है सर भाई, जो Yes, sir. जो कुछ भी पावर कंज्यूम करे, है ना, जैसे यहाँ पर ये ट्यूबलाइट रखी हुई है ना, इस ट्यूबलाइट को अपन लोग यहाँ पर क्या लोड की तरह यूज कर लेते हैं। तो अब भाई ट्यूबलाइट लोड है, तो अब ये वॉट मीटर की रीडिंग तो एक्टिव पावर बताएगी, तो अपन को चाहिए होता है टोटल पावर। तो टोटल पावर चाहिए होता है, तो उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग फॉर्मूला लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिख लो साथ में, ये बाद में रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना, है ना। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज नथिंग बट it is the calibration of current coil with pressure coil into cos phi divided by the full scale deflection of wattmeter। मतलब voltage की range into current range divided by full scale deflection of wattmeter into cos phi। ओके, तो जो भी अपनी वोल्टेज की रेंज रहेगी, जो भी अपनी करंट की रेंज रहेगी, सी करंट की रेंज इज गिवन हियर। For the series connection it is 5 ampere, for the parallel connection it is 10 ampere। अब ये देखो, ये वाली प्लेट्स आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये कैसे दिख रही है अभी आपको ये प्लेट्स, ये वाला सेक्शन तो अलग हटा दिया अपन ने, है ना, ये अपना एम एल सी और वी वाला सेक्शन हो गया ये वाला। अब ये वाला अपन को करंट कॉइल की कैलिब्रेशन देखनी है, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है तुम लोगों को अभी, सीरीज सर, सीरीज में दिख रहा है ना। जब सीरीज में रहेगा कॉम्बिनेशन, तो ये B1 और B2 जब सीरीज में है तो करंट की रेंज कितनी होगी, 5 एम्पियर। ओके, उसी तरह से जब ये पैरेलल में हो जाएगा तो इसका 10 एम्पियर होता है करंट की रेंज। तो पैरेलल करने के लिए क्या करेंगे, अपन इसको ओपन करेंगे और ये मैंने इसको पैरेलल कनेक्शन कर दिया, ठीक है। तो ये पैरेलल कनेक्शन के लिए ये जो करंट की रेंज है वो कितनी हो गई, 10 एम्पियर। 10 है ना। तो जो फॉर्मूला है अपना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का, वोल्टेज रेंज इनटू करंट रेंज डिवाइडेड बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ वाटमीटर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ वाटमीटर इनटू cos फाई भी दिया हुआ अपने पास में। तो करंट वोल्टेज की रेंज कितनी है अपनी, 230 लेते हैं बेसिकली अपन लोग इंडिया में, है ना। करंट की रेंज यहाँ पे देके रखी है 5 एम्पियर या 10 एम्पियर अकॉर्डिंग टू अवर प्लेट्स, है ना। डिवाइडेड बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है यहाँ पर देखो, 150 इनटू cos फाई, है ना, इनटू वाटमीटर की रीडिंग। जो भी वाटमीटर की रीडिंग आएगी, जब ये पूरा सर्किट अपन लोग कंप्लीट करेंगे, जब पूरा सर्किट कंप्लीट करेंगे ट्यूबलाइट के साथ में, तो जो भी वाटमीटर की रीडिंग आएगी उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को टोटल पावर मिल जाता है। तो ऐसा नहीं कि भाई वाटमीटर है अपने पास में, है ना, और वाटमीटर पावर मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है तो वो डायरेक्ट अपन को बता देगा भाई इतना पावर ट्यूबलाइट ने इतना लोड खाया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बता पाएगा वो, ठीक है। उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ट्यूबलाइट का जो लोड रहेगा वो जब वाटमीटर से कनेक्ट रहेगी, that time that this wattmeter will give the active power, but we need to calculate the total power। got it? ठीक है, बात आ रही समझ में? जी सर। ओके, तो अभी ये वाला देखो आप, यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है, ये मैं बता देता हूँ आपको ये क्या चीज है। किसी को पता है क्या है ये? नो सर। नो सर, सप्लाई करते रहे क्या। हाँ, सप्लाई करने की कोई चीज है ना। तो ये वाली जो लैब है अपनी, है ना, ये इस लैब के अंदर टोटल है ना AC वोल्टेज आता है, AC आता है इसके अंदर, और ऑल्टरनेटिंग करंट आता है ना। और ये जो है दिस इज ए DC सोर्स, इसको भी अपन ने देखो कनेक्ट करके रखा है, ये जो इसका प्लग है ये AC से कनेक्ट करके रखा है, बट इसके बाहर यहाँ पे ये जो नॉब्स हैं, है ना, ये आउटपुट लिखा हुआ है, देखो आउटपुट जो नॉब्स हैं, ओके, यहाँ से अपन को DC आउटपुट मिलेगा। तो जो अपना KVL KCL वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो अपन लोग DC पे परफॉर्म करते हैं। It is acting as an inverter।
इन्वर्टर तो उसका तो आउटपुट जो रहेगा वो एसी रहता है, इसका आउटपुट है वो डीसी है। उल्टा बोल गए, उल्टा बोल गए, मतलब 100% उल्टा बोल गए। ठीक है, तो अपन को जिस रेंज में अपन को काम करना हो, है ना, ये अपन इस नॉब को घुमाते हुए, जैसे अपन को 8.6 में काम करना है, 12 में करना है ना, 10 हो गया, ये बढ़ा दो इसको। 12.6 से अपना इनपुट वोल्टेज अपन दे रहे हैं, इनपुट डीसी वोल्टेज अपन दे रहे हैं। इसकी जो रेंज है वो है 0 से 30। इसकी जो रेंज है दैट इज बिटवीन 0 to 30। ओके, तो अब इससे अपन कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, केवीएल केसीएल टू वेरीफाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड वेरीफाई किरचॉफ करंट लॉ। वो कैसे करेंगे अपन लोग, ये जो अपना बोर्ड है, इस बोर्ड से पहले तो मेरे को बताओ कि ये चीजें क्या हैं। रेसिस्टेंस, रजिस्टेंस, रजिस्टर बोलेंगे इनको, है ना, हाँ सर, रजिस्टर्स, है ना। तो दिस आर रजिस्टर्स। तो ये रजिस्टर्स का अपन लोग यहाँ पर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन या सर्किट कॉम्बिनेशन इस पे बिठाते हैं ब्रेडबोर्ड के ऊपर। ओके, सर्किट के ऊपर बिठाएंगे अपन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इस बोर्ड को ब्रेडबोर्ड बोलते हैं। कौन सा बोर्ड है ये, Breadboard. breadboard. Okay, breadboard is a board in which we can assemble this resistors, capacitors, ट्रांजिस्टर्स या whatever components में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को इसके ऊपर अपन लोग असेंबल करके अपन लोग अपना डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो ले सकते हैं। अपन लोग डिजायर्ड अमाउंट ऑफ रिजल्ट विल टेक, सो दैट अगर उसके अंदर कोई मतलब फॉल्ट आ रहा है, कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसको बड़े स्केल पे ना बनाते हुए यहीं पे अपन उसको सही करें कम खर्चे में, देन वी विल गो फॉर द लार्ज स्केल। ओके, और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए ये जो ब्रेड बोर्ड है ये बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। अब देखो इस ब्रेड बोर्ड के अंदर आप देखो 4 सेक्शंस हैं, 1 2 3 एंड 4, है ना। याद रखें जब केवीएल केसीएल होगा तो मैं पूछूंगा तुम लोगों से कि क्या बताया था मैंने। अब देखो इसमें जो 50% ऑफ द बोर्ड है, 50% ऑफ द बोर्ड फॉर दिस 2 सेक्शंस, ये जो छोटे वाले ऊपर के 2 सेक्शन दिख रहे हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ये वाला और ये वाला, 50% ऑफ द बोर्ड, ये अगर इसको अपन ऐसे रखते हैं और ये अपन ये y और x एक्सिस बनाते हैं, है ना, मतलब एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, तो ये जो होल्स हैं इसके यहाँ से लेके 50% शॉर्ट है, यहाँ से लेके 50% शॉर्ट है। यानी कि अगर मैं इस होल में अगर वायर को लगाता हूँ, है ना, और इस लाइन में कहीं भी लगाता हूँ 50% में, 50% कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है ना। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, तो इसमें और इसमें दोनों में कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया है। ऐसे जोड़ते हैं ना अपन वायर को, बात आ रही समझ में? तो इन दोनों में कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया है ना। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इस तरह से हॉरिजॉन्टली शॉर्ट है 50% ऑफ द रेंज। तो इसका 50% ऑफ द रेंज हॉरिजॉन्टली शॉर्ट रहेगा। आप सोचो कि आपने जैसे एक वायर यहाँ पे लगाया है, ओके, और दूसरा वायर आप यहाँ पे लगा दो, ये देखो दिख रहा है ना। तो ये इसमें कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं है भाई, ये शॉर्ट नहीं है। कनेक्शन स्टेब्लिश होगा जब आप इसी लाइन में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में आप कहीं भी लगाते हो, यहाँ लगा दो आप, तो भाई इनमें कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। मतलब ये जो शुरू वाले 2 जो सेक्शंस हैं वो हॉरिजॉन्टली शॉर्ट है। अब उसी तरह से ये जो अंदर वाले जो सेक्शंस है दोनों, ये ऐसे वर्टिकली शॉर्ट है। वर्टिकली शॉर्ट मतलब जैसे आपने यहाँ पर कनेक्ट किया, वही 50% है ना, 50% यहाँ पर आपने कनेक्ट किया, तो इसी लाइन में आपको, इसी लाइन में कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा इसको, यहाँ लगाते थे, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो गया। आ रही बात समझ में? हाँ सर। ओके, है ना। अगर इसी वायर को निकाल के मैं इस लाइन में कहीं पे भी लगाता हूँ तो भाई इनमें कोई कनेक्शन नहीं है सर। वाई सर, क्योंकि ये जो इसकी जो डिजाइन है बोर्ड की, वो जो डिजाइन है अंदर से, मतलब पीछे से आप देखोगे, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट रुको, है ना। ये जो पीछे से जो इसका जो प्लेट है ना, वो ये इस तरह से लगा हुआ, देखो दिख रहा है? यस सर। है ना, अंदर से इस तरह से
ये इस तरह से मतलब इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है, ऐसा। तो अच्छा है ना, मतलब अगर इस तरह से मतलब सब जगह से कनेक्शन स्टेब्लिश होते तो भाई इसके अंदर अपन फिर तो सब कुछ शॉर्ट हो जाता अपना। अगर आप सोचो कि एक पूरी प्लेट लगी हो पीछे कॉपर की या एल्यूमिनियम की, है ना, तो भाई तो पूरे ही शॉर्ट हो जाता ना। फिर आप इसके ऊपर डिजाइन थोड़ी करते, आप जैसे यहाँ लगाते, है ना, और एक यहाँ लगाते वायर, अलग अलग जगह लगाया आपने वायर, है ना, और जैसे आप यहाँ से इनपुट देते, यहाँ से जैसे इनपुट देते तो ये तो भाई शॉर्ट सर्किट होके बस्ट हो जाता है कि नहीं, Yes. Yes, sir. है ना। तो इसीलिए कि अलग अलग जगह पे मतलब कनेक्शन मतलब एकदम दिमाग से मतलब डिजाइन किया गया इस ब्रेडबोर्ड को, है ना। इसमें भी बहुत रिसर्च लगी होगी जब भी ये बना होगा, ताकि अपन छोटे छोटे मतलब सर्किट्स को आसान, कितना आसान है देखो आप, है ना। ये नहीं कि मैं सोल्डरिंग वायर लेके फिर वो सोल्डरिंग रोड लेके उसको फिर एकदम बिल्कुल असेंबल कर रहा हूँ या फिर तार जोड़ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है ना। बस आप उठाओ रजिस्टर्स उठाओ, सबके पॉइंट्स तो ऐसे ही मिलेंगे आपको, बस आपको बस ये देखना है कि आपको सही जगह लगाना है। जैसे देखो मैंने ये रजिस्टर लगाया, इसके इस लाइन में यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर मैंने लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गए, Yes, sir. है ना, Yes, सीरीज में sir. हो गए। अब उसी तरह से अगर ये वाला रजिस्टर में इस सीरीज में यहाँ पे लगा देता हूँ इसको, एक मिनट, थोड़ा सा मेरे को मोबाइल हटाना पड़ेगा यार, हाँ, एक हाथ से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और ये दूसरा मैं यहाँ पे लगाता हूँ और इसी के साइड में यहाँ लगा दिया मैंने। तो आप ये देखो, एक मिनट, थोड़ा सा गलत लगा, ये देखो। अब ये जैसे ये R1 है, R1 और R2 सीरीज में है, Yes, हाँ sir. सर, और R2 और R3 पैरेलल में। पैरेलल में पैरेलल sir. में, पैरेलल में है ना, क्योंकि अपन ने इसको यहाँ पर लगाया, ये देखो, ये भी पैरेलल Yeah. में और ये भी पैरेलल में। पता ही समझ में, R1 जो है R2 के सीरीज में है और R2 और R3 दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब ये है कि भाई जो इधर से करंट आ रहा है वो ये वाली जो नोड बनी है अपनी, देखो ये नोड बन गई ना तीनों की, तीनों पॉइंट की, तीनों लेग्स। Yes, तो sir. यहाँ से जो करंट आ रहा है वो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, Yes, sir. है ना, हो जाएगा ना। अभी तक ये सब अपन लोग टॉपिक के ऊपर करते थे, Yes, sir. अब है ना इसको थ्योरेटिकली अपन लोग करेंगे, ठीक है। इसको मैं रख देता हूँ ऐसे, जब एक्सपेरिमेंट होगा तब इसको यूज करेंगे। तो ब्रेडबोर्ड समझ में आया, Yes sir. Yes, है ना। sir. और अपना रजिस्टर भी हो गया, ये डीसी सोर्स भी हो गया, है ना। एमीटर वगैरह मैंने तुम लोगों को बताया, ये मोटर्स वगैरह रखी हैं, है ना, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, ये इंडक्शन मोटर है। तो ये स्टडी पर्पज से ही है ना। इसके अंदर देखो वाइंडिंग्स वगैरह कैसी होती हैं। Yes, sir. ओके, ये ट्रांसफार्मर के अंदर का है, जो ट्रांसफार्मर की अपन बात कर रहे थे अभी, ये इसका कोर हो गया, है ना। और इसी के नीचे थोड़ी वाइंडिंग्स वगैरह हैं जो अब थोड़ा सा अंधेरे के कारण या मोबाइल अंदर नहीं जा पा रहा है तो उसके कारण नहीं देख पाओगे, बट ये ट्रांसफार्मर अपना, है ना। तो मज़ा आएगा तुम लोगों को यहाँ पर लैब करने में। Yes. तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अपना तो वो साइड बाई साइड होते रहेंगे, ठीक है। और कुछ डाउट? सर ब्रेडबोर्ड भी इंक्लूडेड है इसी में एक्सपेरिमेंट में? हाँ हाँ, फर्स्ट वाले? ब्रेडबोर्ड इंक्लूडेड है, ब्रेडबोर्ड इंक्लूडेड है इसके अंदर, ब्रेडबोर्ड इसके अंदर इंक्लूडेड है। समझ में आया? और कुछ डाउट? रिकॉर्डिंग बंद कर दें? Yes, sir. Yes sir.